चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था और ग्रेविटेशन में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ जी देखा था, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड और फिर पोटेंशियल देखा, और फिर फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है वो देखा, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी देखा था। जो इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा सेल्फ एनर्जी होता है, एग्जैक्ट सेल्फ एनर्जी जो होता है, मतलब फार्मूला वाइज इवन डेफिनेशन वाइज दोनों सेम होता है। और क्वेश्चन किया था, बेसिक क्वेश्चन था। और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या चीज़ है, वही जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमने जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या ले लिया था, स्मॉल जी के टर्म्स में हम लोगों ने यूज़ किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर इसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग हाइट पे जाएं, अर्थ सरफेस से अगर थोड़ा हाइट पे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या घटेगा। ऑफ कोर्स घटेगा। तो घटेगा तो किस फैशन में घटेगा, उसका फार्मूला क्या होना चाहिए, ये हमारा फार्मूला निकल के आया। तो पहला जो फार्मूला निकल के आया था, ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन था, और ये जो फार्मूला निकल के आया ये अप्रोक्सीमेशन के साथ है। तो ये फार्मूला को मुझे अच्छे तरीके से यूज़ करना है। कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कब यूज़ करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ देखा था कि अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है या घटता है। तो घटता है। और क्यों घटता है, क्योंकि इफेक्टिव मास जो है वो घट रहा है हमारा। और उसका फॉर्मूला ये निकल के आता है, जिसमें कि हमारे कोई अप्रोक्सीमेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी अप्रोक्सीमेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये फार्मूला हमेशा वैलिड है। और लास्ट में देखा था कि अगर रोटेशन होता है, तो जो कि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी किया था, तो उसके कारण से हमारा जी भी घट सकता है और या बढ़ सकता है, जो भी है। इनफैक्ट जी इफेक्टिव घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं। वो पोल पे सबसे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मिनिमम होगा। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी चीज़ें जो है हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था, फॉर्मूलेज वगैरह हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। लेकिन अर्थ के कारण से अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, किसी भी दो सिस्टम के इंट्रैक्शन से, इंट्रैक्शन के कारण से, उसके पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होता है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मास है और एक दूसरा मास है, M1 एंड M2। तो ये दोनों मासेस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्पेस में रखे हुए हैं, तो उसके इंटरेक्शन के कारण से सिस्टम का कुछ एनर्जी, और उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे बोलते हैं। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होता है हमारा, जी M1 M2 by r स्क्वायर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी आर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। और इसमें एक नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि हमारा ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने ज़ीरो डिफाइन करके रखा है, इसीलिए माइनस होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे ये बताओ। क्या पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव हो नहीं। सकता है? नो सर। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा ज़ीरो से तो छोटा ही होगा। ज़ीरो इवन इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है। तो किसी भी दो मासेस के कारण से जब इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा वैल्यू, उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बातें तो हमें समझ में आ गई। अब हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं। लेट से कि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, तो यहाँ पे दो मास क्रिएट हो रहा है। एक मास जो कि मैं हूँ, और एक अर्थ का मास और इसका रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या मैं दो पार्टिकल मिलकर के एक सिस्टम को क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो हम दोनों के कारण से एक पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट हुआ होगा, है ना। वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू विल बी इक्वल्स टू जी M1 M2 बाय आर, नेगेटिव साइन के साथ। तो दिस विल बी द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इस इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी मास को, क्या पढ़ा था, अगर किसी भी मास को h हाइट पे लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh से बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्यों, उसके लिए हमें फिर यहाँ पे रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता था 0, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, mgh हो। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करना चाहते हैं कि ये जो mgh आया वो कैसे आया। हम लोग तो वहाँ पे सिर्फ बोलते थे mgh पोटेंशियल। तो इसको देखते हैं, लेट से कि कोई भी अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर ये मास रखा हुआ है और मैं इसको h हाइट पे लेके जा रहा हूँ। तो अभी इनिशियली इस जगह पे था और जब ब्लॉक इस जगह पे पहुंच जाएगा तो फाइनली इस लोकेशन पे आ जाएगा और ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैंने कितना वर्क किया, और जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। यू फाइनल कितना हो जाएगा, चलो, जी एम अपॉन आर ई प्लस ऑफ एच माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ जी अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एम ई अपॉन, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर ई प्लस ऑफ एच माइनस ऑफ आर ई एंड आर ई प्लस ऑफ एच। आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस ऑफ एच, और ऊपर क्या बचा, सिर्फ एच। सो दिस इज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विच इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे क्योंकि मैं पहले फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, एच आर ई प्लस ऑफ एच एंड आर। वापस से मैं इसको फिर से अरेंज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग देखते हैं क्या इसमें एच को काफ़ी ज़्यादा छोटा बोला जा सकता है आर ई के रेस्पेक्ट। एच इज़ मच मच लेस देन आर ई, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वन। और जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया दैट इज डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर इंटू एच। और ये चीज़ क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? जी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू जी ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा एम जी एच। सो दिस इज द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और आज तक हम लोग जो सीखते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे, आज हमें यहाँ जाकर के पता चलता है कि हाँ वो सही है और किस तरीके से आया है। तो किसी भी ब्लॉक को अगर हम लोग ऊपर मूव करते हैं तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है या फिर mgh से बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये तभी वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन और दूसरी बात ये कि सरफेस से है ना, दूसरी चीज़ ये सरफेस से। लेकिन सोचो h हमारा काफ़ी छोटा नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें कि h हमारा वेरिएबल हो सकता है, मतलब h ज़्यादा हो सकता है, वेरिएबल तो है ही। तो ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से मैं h हाइट पे इसको लेकर के जाऊँगा। तो ये एक डेरिवेशन है, उसे याद रखना है, फॉर्मूले उतने काम के नहीं। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, मैं बस समझा रहा हूँ। तो इनिशियली इस लोकेशन पे था, फाइनली इस लोकेशन पे पहुंच गया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल का मतलब ये हो गया कि इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था इन दोनों सिस्टम के कारण से वो जगह। जो काम हम लोगों ने ऊपर किया वही काम हम लोग कर रहे हैं, कोई नया नहीं। डिवाइड बाय आर। तो जब हम लोगों ने सब किया हुआ ही है, मैं इसको फाइनल लिखने की कोशिश करूँगा। आया था एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस ऑफ एच। अब ऐसा करते हैं कि मैं आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो इधर आ जाएगा आर ई स्क्वायर और ये हो जाएगा एच आर ई प्लस ऑफ। बोलो ये सही है? ये क्या चीज़ है? फिर से जी आ गया और एक एम को मैं भूल गया, एम आ गया और इधर जो एच है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और क्या बचेगा आर ई अपॉन आर ई प्लस ऑफ एच। तो ये जो फॉर्मूला है चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या चीज़ है? 1 प्लस ऑफ एच अपॉन आर ई प्लस टू पावर माइनस। ये हमारा है ओरिजिनल फॉर्मूला, जिसमें कि हम लोगों ने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ है इन दोनों फॉर्मूलेस को निकालने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम चाहो तो कभी भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, नो अप्रोक्सीमेशन यूज। लेकिन अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हैं कि हाँ लेट से दैट एच इज स्मॉल, इतना भी स्मॉल नहीं है कि वन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाए, इतना स्मॉल है कि हाँ इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग लगा सकते हैं। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा एम जी एच 1 माइनस ऑफ एच अपॉन आर ई, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ये विथ अप्रोक्सीमेशन, विथ अप्रोक्सीमेशन। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? ज़्यादातर टाइम पे इसी फॉर्मूले को यूज़ करो, इवन फार्मूले को भी मत यूज़ करो। जो प्रोसेस है डेल्टा यू निकालने का, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे करो, हमेशा सही आंसर आएगा, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, नया फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। ये अप्रॉक्सीमेशन खुद ही खुद तुम्हें लेना आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर इतना कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। क्वेश्चन है फाइंड द चेंज इन potential energy of a mass if it is moved from from 1 on 1000 to 2 r upon 1000। ठीक है, 1001 r upon 1000 to 1002 r upon 1000, where r is the radius of earth and m is the mass of the earth। सॉल्व करो इसको, कैलकुलेट करो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये मान लो हमारा अर्थ सरफेस और पॉइंट इस जगह पे, और मैं इस जगह पे ले जाने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से। ऐसा बोलना चाहिए था मुझे, मैंने किया नहीं। मास ऑफ इट इज मूव फ्रॉम, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस सेंटर से। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एम, सॉरी, माइनस ऑफ जी
m1 m2 by r, थाउजेंड, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस ऑफ जी बाय आर। ये और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू which is u final minus u initial is equals to, क्या कॉमन आ जाएगा, 1000 जी एम ई स्मॉल एम, 1000 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल कर रहा हूँ, ये वाला तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस ऑफ 1000 डिवाइड बाय आर, और ये 1002 माइनस ऑफ 1001 डिवाइड बाय दिस थिंग, तो ये तो 1 हो जाएगा, और फाइनली नीचे कितना बचा, जी एम ई स्मॉल एम into 1000 divided by 1001 1002 r, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसमें अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लें कि हाँ ये 1001 1002 लगभग 1000 के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एम ई स्मॉल एम अपॉन 1002 r हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द चेंज इन पोटेंशियल। अब ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है, क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ क्या, ये जो फॉर्मूला लिखा है, पहला चीज़ तो ये है कि ये जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला, ये अर्थ सरफेस से निकाला, कि अर्थ सरफेस पे अगर कोई चीज़ होगा और फिर मैं उसको ऊपर लेकर के जाऊँ, तभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर ये होगा। क्या मैंने इसको अर्थ सरफेस से उठाया है, नहीं, अर्थ सरफेस पे तो है ही नहीं, एक किसी जनरल पॉइंट पे जो कि थोड़ा सरफेस से ऊपर है ना, तो इसीलिए हम लोग वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, और इवन करोगे भी, क्योंकि ये जो है लगभग लगभग आर के पास में या आर के बराबर ही है, तो ये सरफेस के पास ही है काइंड ऑफ, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आंसर तुम्हारा थोड़ा आसपास में सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखो कि हमेशा हम लोग यही काम करेंगे जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक किया इसमें, मैंने सरफेस से समझा डिस्टेंस वो आर। अच्छा ओके, अब कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन ऐसा है कि एक 4m का मास है और एक 2m का मास है, इन दोनों को, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, d, मान लो कि 3d था, और रिलीज कर दिया गया, तो बोला गया कि जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d होगा तो उस समय इन दोनों की वेलोसिटी कितनी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द masses if they are released from rest, और कब निकालना है वेलोसिटी, व्हेन द सेपरेशन between them will be d। सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो अगर तुम्हें याद हो तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है,
और इसको फिर हम लोगों ने दूसरे तरीके से किया था, रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड वगैरह अपनाया था, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के फिर इंटीग्रेट वगैरह किया था। क्योंकि अब हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है तो अब इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा आसान मेथड। अभी कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, 3D, और क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे ये दोनों पास आएगा, ये 2m मास और ये 4m मास, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d। इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा v1 और इसके पास होगा v2। तो इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा और फाइनली कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। So this change in its potential energy will be equals to increase in the kinetic energy of both the particles, which will be half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, g फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल लिखेंगे, तो हो जाएगा g कैपिटल M, कैपिटल M। दोनों का मास है 4m एंड m डिवाइडेड बाई d एंड माइनस ऑफ g4m स्मॉल m डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे मत देखना सर आपने माइनस साइन तो नहीं लगाया यहाँ पे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नहीं, ये यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल नहीं लिखा है मैंने, ये मैग्नीट्यूड लिखा है। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी ज़्यादा किसकी है, ये इसकी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। तो इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल करना चाहिए, तब तो मैग्नीट्यूड देगा मुझे। समझ में आया क्या? तो इसीलिए मैंने उसी तरीके से चीज़ों को लिखा है ताकि मुझे पॉजिटिव मिले मैग्नीट्यूड में, ताकि नेगेटिव हो जाए। ठीक है, माइनस साइन के साथ लेंगे तब यू इनिशियल ज़्यादा होगा, ऐसा मत समझना मैग्नीट्यूड में। यू इनिशियल माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस जी एम अपॉन 3d। तो ये जो चीज़ है अगर सिर्फ इतना सा देखेंगे तो ये छोटा है, लेकिन माइनस लग गया तो ये बड़ा है, दोनों में माइनस लगेगा ना। आई थिंक मेरी बात तुम लोग को समझ में आ रही हो। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? तो बस इतना सा ध्यान रखो कि मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेना है तो वो मैग्नीट्यूड में ही निकलना चाहिए, अदरवाइज इस काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव के साथ इक्वेट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। ये हो जाएगा हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। अब v1 और v2 दोनों वेरिएबल है, कैसे रिलेशन निकलेगा, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, याद है ना, मोमेंटम हाँ कंजर्वेशन, सर। है ना। p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया मैंने, तो इधर से रिलेशन आ जाएगा 2 v1 इज इक्वल्स टू v2। v2 का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2m v1 स्क्वायर प्लस 2v पुट कर लिया तो 2m v1 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा g 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई d, और 1 माइनस 1/3 दैट इज 2 बाय, कितना निकल के आया 8gm स्क्वायर अपॉन 3d इज इक्वल्स टू 4mv1 स्क्वायर 2 आ जाएगा। सो v1 विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ, ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2gm अपॉन, आया था किसी का? नहीं आया ये?
क्या मिस्टेक कर दिया, दूसरे का देख लेते हैं। V2 तो जस्ट डबल हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ। क्या मिस्टेक किया, बताओ बताओ तुम लोग, क्या गलत किया। सर काइनेटिक एनर्जी एक ही से निकाली, मतलब हाफ एम सर वहाँ पे 2m होगा ना, हाफ ऑफ m, ऊपर ऊपर। इसका मास 2m है ना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, 4/9, ये आया था। ये भी तुम 8 GM आया तुम्हारा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ शायद। नहीं, इधर m और 2m होगा ना, मैंने 4m एंड m लिखा है, ये भी डबल होगा इधर। इधर भी एक और एक्स्ट्रा आएगा, और इधर आ जाएगा 8। हाँ 8 है ना तुम्हारा। सही है, 8 GM/9 मासेस को मैंने सही से पुट नहीं किया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस इतना सा याद रखना है कि हाँ, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और उसी को हम लोग फिट कर। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास एक अर्थ, और इस जगह पे मून। अर्थ से लेकर के मून के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज, ले लें 9R ले लेता हूँ, और मैं मास को कर लेता हूँ कुछ। लेट्स से द मास इज m/9, और इसका मास है m। ये क्या है, मून, और ये अर्थ, और इसका जो रेडियस है दैट इज 4R, एंड इसका रेडियस r। जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, और क्या किया गया, इस जगह से एक बॉल को फेंका गया इस अर्थ के सरफेस से। तो पूछा गया कि कितने वेलोसिटी से इसे फेंकना चाहिए ताकि ये मून के सरफेस को लैंड कर जाए। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी with which it should be launched small m masses such that lands on moon surface। सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसे ढूंढने की कोशिश करो, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा अर्थ सरफेस है, और ये मून। तो अगर मुझे इस जगह से इसे v वेलोसिटी से लॉन्च करना है, तो अगर तुम लोगों ने ये सोचा है कि मैं इस जगह का पोटेंशियल
एनर्जी निकाल लेता हूँ और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ, और वो जो होगा एनर्जी कंजर्वेशन करके हम लोग, वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वो हम लोग निकालें। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये फिर ये गलत है। सर मेरा आया क्या आ रहा है आंसर? अंडर रूट 16 अंडर रूट 16 स्मॉल जी आर बाई 13 जी R/30 एम वगैरह स्मॉल नहीं है? जी जी का वैल्यू क्या है फिर? मास ऑफ अर्थ वाला वही लिया है? 10 वाला जी एम बाई आर स्क्वायर। हाँ अर्थ वाला ही लिया हूँ। अर्थ वाला लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मैंने अभी जैसा बताया कि इनिशियल व्यू फाइनल ऐसे कर लेंगे तो काम नहीं होगा। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे इस मास को फेंकना तो है, लेकिन इतनी एनर्जी दे करके फेंकना है ताकि जस्ट वो एक ऐसे लोकेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो, वहाँ तक पहुँच जाए। अगर तुम्हारा बॉल बस इस जगह तक पहुँच जाता है तो जो दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा मून का डोमिनेटिंग। इस रीजन में क्या होगा? मून जो है डोमिनेटिंग ग्रेविटेशनल फील्ड रखेगा। तो जैसे ही इस रीजन में इंटर करेगा मास, ये मून बाकी खुद ही खुद अपना काम कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तुम्हें इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, बस इतना ही देना। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। तो मुझे एक ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करना है हाँ जहाँ सर। पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो। मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, और मैं x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड को ज़ीरो बिल्कुल सेंटर से ले रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L माइनस ऑफ एक्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के कारण से होगा G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G मास ऑफ मून डिवाइड बाय L माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई 9 L माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना निकल के आ रहा है? L is equals to 4x, so x is equals to L by 4। x is equals to L by 4 आ रहा है, और मैंने L का वैल्यू 9 आर दिया है। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कैलकुलेशन बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 9 के जगह पे 8 कर लेता हूँ, ठीक है? या फिर 9 ही रहने दूँ, कैलकुलेशन बड़ा होगा और कुछ नहीं, 9 ही रहने देता हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमें पता चल गया कि उसे कहाँ तक भेजना है। x अगर L by 4 है तो L का वैल्यू तो हमारा 9 आ रहा है, यहाँ तक भेजना है। तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और एनर्जी कंजर्वेशन बस मुझे लगा देना है, ठीक है? ये काम करना है। तो इस मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल कितना मैकेनिकल एनर्जी होगा? वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस ऑफ जी एम, अर्थ के कारण से, क्योंकि अर्थ के साथ इसका इंट्रैक्शन है, तो जी एम एम अपॉन 4 आर, रेडियस इसका 4 आर है। अब मून का भी तो इंट्रैक्शन इस मास के साथ हो रहा होगा, तो मून का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो कितना डिस्टेंस है? ये टोटल 9 आर डिस्टेंस है, जिसमें से 4 आर चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 आर।
माइनस ऑफ जी एम बाई 6 और ये हो जाएगा 5R। देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें तो बोल सकता हूँ। इज इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो जस्ट जीरो कर देना है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस लोकेशन पे, माइनस ऑफ जी, पहले अर्थ के कारण से देख लेते हैं, जी एम अपॉन कितना है डिस्टेंस 9R/4 आया था सेंटर से, 9R/4 माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम, मून के कारण से देख रहा हूँ 6 नहीं सॉरी 6 9 है ना मास, 9 है डिवाइडेड बाय इसके कारण से इस लोकेशन, ये जो डिस्टेंस है इट इज 9R/4, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9R माइनस ऑफ 9R/4 which is 1 minus of 1/4, 3/4, 27R। तो बस इसी को मुझे कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेशन करने के बाद तो मैं वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ऊपर x² था तो -x भी तो निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हो? x²? 9, हाँ ये 9 इंटू l माइनस x का होल स्क्वायर था, -x निकालते अगर राइट साइड पर तो नहीं, माइनस में हो नहीं पाएगा ना, ये तो तुम्हें एक इक्वेशन दिया है। मैथ्स क्या कर देता है, तो सॉल्यूशन दे देता है। फिजिक्स क्या करता है, दोनों चीज़ को एनालाइज करता है, सॉल्यूशन एंड जो सॉल्यूशन से निकल रहा है वो सही है या नहीं, तो राइट साइड में नहीं हो पाएगा ना। समझ में आया क्या? तो हमें फिर सिर्फ और सिर्फ हाँ सर। ग्रेविटेशनल फील्ड बीच में देखना है जहाँ पे जीरो हो, और मैं उस फील्ड से जस्ट उसको क्रॉस करवा दूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी बताओ जल्दी से भाई। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस मास को कितने वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, कभी वापस अर्थ रिटर्न होकर के ना आए, इसके फील्ड से बाहर निकल, तो उसे हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसको मैं VE लगा देता हूँ। सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विथ विच any mass must be thrown so that it reaches to infinity with zero kinetic energy। तो डेफिनेशन मैंने बोल दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये इन्फिनिटी पहुँच जाना चाहिए, should reach इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी के पास पहुँचे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, मतलब V हम लोग जस्ट इतना देना चाहते हैं कि वो इन्फिनिटी पहुँचे विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, इसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हमें कितनी एनर्जी देनी चाहिए ताकि वो इसके वो एकदम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो फिर से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। लेट्स से कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया है,
और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई है 0 और मास इस जगह पे। तो इनिशियली था इस जगह पे, फाइनली पहुंचा इस जगह पे। इनिशियल कितना होगा मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर। अर्थ के सरफेस से हम लोग फेंक रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ अर्थ के सरफेस से ही फेंको, कहीं से भी फेंक सकते हो, और कहीं से भी फेंकने का हम लोग इसके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड या फिर जनरल है वो हम लोग अर्थ के सरफेस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस मच। और जब हम लोग इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। इधर से कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इसके वेलोसिटी ये जो है वो निकल के आ जाएगा डायरेक्ट टू रूट अंडर ऑफ 2gm अपॉन स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होगा और या फिर रूट अंडर ऑफ 2gm बाय r इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी अदर प्लैनेट। अर्थ का मास और रेडियस ले लेंगे तो अर्थ के लिए निकल जाएगा। तो अगर मैं ये अर्थ के लिए देखूं तो अर्थ के लिए क्या मास कांस्टेंट है अर्थ का, रेडियस कांस्टेंट है अर्थ का, जी तो वैसे ही कांस्टेंट है। सारे वैल्यूज को अगर मैं पुट कर लूं तो पुट करने के बाद फिर हमें निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी अर्थ के सरफेस से तुम किसी बॉल को इतनी वेलोसिटी से फेंको, स्पीड से फेंक दो, तो वापस कभी अर्थ नहीं आने वाला, वो फिर इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा। तो क्या सैटेलाइट को इसी स्पीड से फेंका जाता है क्या, मुझे बताओ। सर दूसरे प्लैनेट्स का भी इफेक्ट पड़ता है बीच में। तो क्या थोड़े से कम इसके आसपास में फेंक दे तो चलेगा काम। 11 ना करके 10 कर लें, शायद हाँ। शायद हाँ। हाँ। और कोई सैटेलाइट का केस हमारा दूसरा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा ये दूसरा केस है, समझना अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पे इस बॉल को एक बार वेलोसिटी दे दिया या फिर एक बार एनर्जी इम्पार्ट करके छोड़ दिया और फिर वो जाते जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहुंचा तो फिर से मैंने इसको यहाँ पे एनर्जी इम्पार्ट किया, नहीं, एनर्जी वापस से हम उसको नहीं दे रहे। लेकिन जब सैटेलाइट का केस हम लोग देखते हैं तो सैटेलाइट के केस में इसके अंदर होता है फ्यूल, पता ही है तुम्हें। तो फ्यूल क्या करते रहता है, उसको कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है थ्रू आउट द मोशन। तो कभी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि स्टार्टिंग में अर्थ सरफेस से कितना इतना स्पीड से वो तुरंत भागा हो, जीरो वेलोसिटी होती है अर्थ सरफेस पे, और धीरे 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 रॉकेट लॉन्च होता है, अपने स्पीड को गेन करता है। तुम बोलोगे सर वो तो स्पीड गेन करा दिया, उसके बाद इतना स्पीड हम लोग लेकर के आ जाते हैं और फिर उसको बाहर निकाल, नहीं, उस समय भी इसको थोड़ा ट्रिक से काम किया जाता है। इसके अर्थ सरफेस से ऐसे करके फेंका जाता है, धीरे धीरे एक्सलेट कराया जाता है, और जब ये एटमॉस्फेयर से दूर जाता है तो इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन कराया जाता है। और ऐसा इसलिए कराते हैं ताकि वो स्पीड को गेन करे, और एलिप्टिकल पाथ में जाता है वो, और फिर इस तरीके से पाथ होते हुए फिर फील्ड से बाहर निकलता है और ये मून के फील्ड में इंटर करता है। तो जब यहाँ पे उस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ रहा होता है तो यहाँ पे इसका पीक वेलोसिटी होता है, और इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो फील्ड को छोड़ करके बाहर निकलता है, और फिर ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटर करता है, और फिर जो भी लैंडिंग प्रोसेस वगैरह वो करता है। समझ में आएगा। हाँ ओके सर।
और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फ्यूल के हिसाब से चीज़ें चेंज भी होता है। तो सर बॉल को मून तक फेंकने में कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अगर बॉल को फेंकना है और मून पे पहुंचाना है तो फिर इतनी वेलोसिटी तुम्हें नहीं देनी पड़ेगी, जैसा ऊपर अभी हम लोगों ने निकाला था ना कैलकुलेशन से करके, हाँ। वो उतना देना पड़ेगा। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था और यहाँ पे पहुँचने पे इन्फिनिटी पे पहुँचने पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। इस केस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तुम, रेदर देन तुम मून पे फेंको। आगे चलते हैं और इसको दूसरे फॉर्म में भी आंसर को निकाला जा सकता है, जैसे कि ऊपर मैंने देखा है इसके वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2gm अपॉन r। तो मैं r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2 स्मॉल g r e। इसके वेलोसिटी ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ सरफेस से फेंका जाएगा तो आंसर नहीं, ये किसी भी जगह से फेंका जाएगा। लेकिन अगर r का वैल्यू हमने लिया है, समझना अभी जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो मुझे यहाँ से कितने वेलोसिटी से फेंकना चाहिए ताकि ये बाहर निकल जाए, तो मैं आंसर क्या दूंगा, इसके वेलोसिटी विल बी इक्वल्स रूट अंडर ऑफ 2gm बाय r। ठीक है, लेकिन मैं अब अर्थ सरफेस से नहीं फेंकना चाहता हूँ, मैं इस लोकेशन से फेंकना चाहता हूँ जो कि h हाइट पे है, h हाइट पे। और तो ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r में एज्यूम कर लेता हूँ, वेर स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू आर ई प्लस ऑफ h। तो अब मुझे बोला गया कि मैं अब इस लोकेशन पे हूँ और यहाँ पे ये इसकी स्पीड अभी 0 थी और मैं अब इसको वेलोसिटी देना चाहता हूँ, तो कितनी वेलोसिटी दूँ ताकि ये वापस से स्केप कर जाए। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर रहेगा इसके वेलोसिटी का वो ये रहेगा 2gm अपॉन स्मॉल r। क्या दोनों देखने में सेम है? बस ये चीज़ जो है सरफेस पे था इसीलिए आर ई लिखा जा रहा था, और क्योंकि अब हम लोग इस सरफेस को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर लिखा जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। समझ में आएगा? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लोग करेंगे ना, हाँ सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन में बस ये वाला टर्म चेंज होगा, बाकी ये सब तो 0 ही है, ये सब तो कांस्टेंट ही है। इसीलिए हमारा सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला में ये चेंज आएगा। तो क्या ये फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर ऑफ 2gr, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ भाई इस फार्मूले को। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है। हम्म, ये इस फॉर्मूले को इस नहीं। तरीके से नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन ऐसे ज़रूर लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2g इफेक्टिव इनटू r। और ये g इफेक्टिव का मतलब है उस लोकेशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस लोकेशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दिमाग में रहनी चाहिए, नहीं तो अपन अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। देख लो, इसमें कोई भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग और चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन ऐसा है कि ये अर्थ है और अर्थ के इनसाइड एक टनल खोदा गया है और टनल के इनसाइड से r/2 पे
बोला गया इस बॉल को कितनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंका जाए ताकि ये वापस अर्थ को रिटर्न ना हो, मतलब कि इंफिनिटी पहुंच जाए। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस पार्टिकल। बताओ आंसर क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है, गलती कहाँ पे स्टूडेंट्स होता है, फिर से मैं उस चीज़ पहले बताऊंगा। ये जो फॉर्मूला इसके वेलोसिटी का v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r, ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब अर्थ के सरफेस के ऊपर हो या सरफेस से बाहर हो। लेकिन अगर अर्थ के इनसाइड में है तो इस फॉर्मूले को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसके वेलोसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफरेंट होता है ना, तो इसीलिए ये फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना वेलोसिटी दें कि वो इन्फिनिटी को रीच कर जाए और वापस कभी ना आए। भी वेलोसिटी दिया मैंने, तो ये इनिशियली इस जगह पे था और इन्फिनिटी पे रीच कर गया तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। तो ये फाइनली इस जगह पे पहुंच गया। तो जो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर लेता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितना था इस जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा क्यू वी, आया ना, ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ v। और पोटेंशियल कितना है सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, होता है क्या? हाँ सर। gm/2r² इंटू 3r² माइनस x²। r³ होगा ना, 2r³ होगा ना, डायमेंशन गलत कर दोगे। ठीक है, और हेलो। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। डिवाइड बाय 2r³ 3r² माइनस ऑफ r/2 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है देख लो इसको सॉल्व करके, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r² बाहर निकल जाएगा, 3 माइनस ऑफ 1/4 है ना। ये तुम्हारा फाइनल आंसर इधर से निकल के आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? समझा सर। समझा। gm/r इंटू 11/4, सो दिस विल बी द एस्केप वेलोसिटी, और ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस जगह पे एक एम मास दे रखा है, इस जगह पे भी एम मास दे रखा है, एक पार्टिकल को यहाँ से फेंकना है, कितनी वेलोसिटी से फेंकना चाहिए ताकि वो वापस रिटर्न ना आए, या फिर इसके वेलोसिटी क्या होगी इसकी ये बताओ, ऐसा पूछा जा सकता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस जगह पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और जो इन्फिनिटी का होगा वो तो ज़ीरो ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण से gm² डिवाइडेड बाय a माइनस ऑफ gm² डिवाइडेड बाय a।
इज इक्वल टू 0 और यहाँ से तुम्हारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगा कि इसके वेलोसिटी को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सेटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे और भी उसमें एनर्जीज वगैरह का कैलकुलेशन होगा, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एक और एनर्जी है Gm²/2। नहीं, हमें सिर्फ इसके इंट्रैक्शन का देखना है ना, एनर्जी इसका और इसका। हाँ सर समझा। ठीक है, होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कर लेना और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना ही करो, फिर हम लोग देखते हैं। तो ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 PDF is done now. थोड़ा थोड़ा ही Gravitation. होगा।